एक बयान आया था उनका, बहुत सुर्खियों में भी रहा था कि इसके बाद अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हलचल करता है या इस तरीके की कोई गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से सामने आती है, इट्स स्ट्रेट अवे एक्ट ऑफ वॉर। वो क्या था सर? वो बिल्कुल सही बोला है वो, क्योंकि अब से पहले जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब भी कुछ होता था तो हम सिर्फ डोजियर बना देते थे और डोजियर देते थे, पाकिस्तान उसको नकार देता था और वो बात खत्म हो जाती, चाहे वो मुंबई का अटैक हो। ये तो उरी अटैक के बाद और फिर बालाकोट स्ट्राइक जो हुई है, इसके बाद जो ये पुलवामा में हुआ, ये सब चीजें जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के टाइम से ये कार्रवाई शुरू हो गई। अगर ये कार्रवाइयां पहले से ही शुरू होती, जैसे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ जिसमें पूरी इंडियन आर्मी, पूरी आर्म फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया, उसके बाद पठानकोट पर अटैक हुआ, उसके बाद बंबई में अटैक हुआ, अगर ये कार्रवाई पहले से ही भारत सरकार इतनी प्रोएक्टिव होती तो मेरा ख्याल हो सकता है हम इस स्टेज तक, पहलगाम तक नहीं पहुंच पाते। तो ये तो जो है भारत सरकार ने जब अब ये कदम उठाने शुरू किया, पाकिस्तान को भी पता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ तो उसके बाद जो है पाकिस्तान को इतनी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की आर्मी, मैं बार बार इस बात को आपके चैनल पे कहता हूं, टेररिस्ट कैंपों को मारने से या डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होगा, वो दोबारा टेररिस्ट बन जाएंगे। टेररिस्ट तो ऐसे हैं कि 10 को मारोगे तो 20 खड़े हो जाएंगे। जब तक उनकी जो मेन चीज है, जो उनकी मिलिट्री है, जब तक मिलिट्री को नुकसान नहीं पहुंचेगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। 71 में इनका बुरा हाल हुआ था, यानी कि तब आप तक सीधे हम सीधे स्ट्रेट अवे आतंकियों को और सेना को एक ही किताब पर पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली माथुर सर, क्योंकि माथुर सर, आतंकी भी हाँ, सेना है और सेना भी आतंकी है। ठीक है माथुर सर, संजीत सर ने एक लाइन में इसे समअप कर दिया कि सेना वहां की हो या हम उन्हें आतंकी कहें, वो काम एक ही कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही मिले हुए हैं, एक ही थाली के जो दो व्यक्ति हैं। अब मुझे ये समझाइएगा कि मुनीर की ये जो कॉन्स्पिरेसीज का पार्ट है, फील्ड मार्शल जो इनके हैं अपने मुल्क में नहीं देखते, सेलिंग मोड ऑन कर दिया, ये दूसरी दफ़ा आप हटाइए। इनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो, पानी ना हो, हवा भी रोक दी जाएगी अगर परेशान किया तो। इनको इतने साइड में इतने दुश्मन पाल लिए पाकिस्तान ने, टीटीपी को देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन इनका इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग दिखता है मुझे। ये अपने देश के लिए इंटरेस्टेड है ही नहीं, ऐसा लगता है। ये इंटरेस्टेड है ईस्ट पाकिस्तान में, इंटरेस्टेड है इंडिया को परेशान करने में, जैसा आपने कहा कि ब्लीड इंडिया बाय 100,000 वुंड्स। अब ये जो इनका कहा जाए सीधे सीधे इनको डिकोड किया जाए, चाहे लश्कर तोयबा हो, चाहे इनके जैश का मॉड्यूल हो या और भी आतंकी संगठन हो, ये कोई एक दो तो है नहीं, बहुत बड़ी फहरिस्त है। 81 तो मैंने ऑन ऑफिशियल पेजेस पढ़े, उससे भी ज़्यादा है। अब मुझे ये बताइएगा सर, अभी तो 26 तारीख नज़दीक है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट हो या हमारी सेना हो, हमारी डिफेंस फोर्सेस हो, वो सब चाक चौबंद अलर्ट है, लेकिन ये 26 तारीख के पहले का ये कहा जाए ड्रोन दिख जाना कोई आम बात तो नहीं है सर, इसको इतना लाइटली लेना भी सही नहीं होगा मेरी दृष्टि से। आप क्या मानते हैं? ऋतु देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दूं कि आप कह रहे हैं लाइटली लेना, कोई इसको लाइटली नहीं ले रहा है। सेना पूरी तरह से तत्पर है और जो इस प्रकार के जो एक्शंस हो रहे हैं उनके खिलाफ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था थोड़ी देर पहले भी, उनके खिलाफ पूरी तरह से आप तैयार हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। जहां तक सवाल इन 2-3-4 इंपॉर्टेंट डेज का है, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो या और कोई 2-1 इंपॉर्टेंट डेज हो, वहां पर पाकिस्तान जरूर कोई ना कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो इस बात को वहां पर दिखाना चाहते हैं कि भारत में जो है आतंकवाद के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। और गणतंत्र दिवस पे आपके पास पूरी दुनिया से लोग वहां पर उसको देख रहे हैं, उस समय आ रहे हैं, तो वो प्रयास हमेशा करते हैं कि इन स्पेशल डेज के ऊपर कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाए जिससे कि एक पूरे दुनिया में एक प्रकार का मैसेज निकल करके जाए। तो ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि पूरी तरह से इनको कोई लाइटली नहीं ले रहा है और इनको 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 टैकल करने के हमारे पास ठीक है सर। पहले मेरा एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कीजिएगा प्लीज। एक क्वेश्चन ये होता है कि इनके पास खाने के लिए है नहीं, IMF से लोन ले रहे हैं, तो ये आतंकियों को भी पैसे कहां से दे रहे हैं, या इनके आतंकी के पास जो फंडिंग आ रही है ये कहां से अप्रोच कर पा रहे हैं? नहीं ऋतु, ये पैसे का तो बिल्कुल साफ है, जो आतंकवाद जो भी पैसा इनके पास आ रहा है। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने एक पूरी की पूरी जनरेशन
तैयार करी है। ये जो जनरेशन आज पाकिस्तान में है, उनको सिर्फ दो चीजें, जन्म घुट्टी की जगह पहले जगह दो चीजें पिलाई गई हैं कि कश्मीर और भारत एंटी इंडिया रिटोरिक, और ये दो चीजें बना करके इनको इनको आगे बढ़ाया गया है। और ये जनरेशन इस बात को समझती है कि बिल्कुल इसके अलावा और कोई काम नहीं है, और जब भी पाकिस्तान में कोई इंटरनल इश्यूज उभर करके सामने आते हैं तो वो कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते हैं और एंटी इंडिया रिटोरिक को श्रेड करना शुरू कर देते हैं। और उसकी वजह से ये लोग जिनको कि पूरी तरह से इंडोक्ट्रिनेट करके आपने तैयार किया है, वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं और वो भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। मेरा ये मानना है, देखिए, कि इनको इस बात का पूरा पता है कि वो किसी भी तरीके से भारत के साथ युद्ध में कहीं भी वो ठहरते नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में इनको दिखा दिया गया है, और ये 88 घंटे में इनको इनके घुटनों पर लाके रख दिया। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी इस बात को बता दिया। एक बात बिल्कुल साफ है कि वो इस प्रकार की प्लानिंग हमेशा करते रहेंगे, नए मॉड्यूल्स तैयार कर रहे हैं, और वो ये उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने लश्कर को और जैश को और हिजबुल मुजाहिदीन को पूरी तरह से कंट्रोल करके इनको दबा के रखा हुआ है, और ये तो कोई और ही इस आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहा है, चाहे उसमें IS का नाम लाइए, चाहे अलकायदा का नाम लाइए। तो ये इनकी एक स्ट्रेटजी है, और उसमें जो फोर्स है वो लश्कर की होगी, बैनर IS के KP का होगा, और हमला वो भारत में आकर के करेंगे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आगे अपने लोगों को, ठीक है, फिर तो सवाल ये उठ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उठना चाहिए फिर ये मुद्दा। संजीव सर, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय, यस, और यस, इनको पता है एक सबसे बड़ा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि एक बहुत बड़ा आज पाकिस्तान को अमेरिका का अवैध हस्त क्यों प्राप्त है, वो इसलिए कि पाकिस्तान की सेना का अमेरिका गाजा में इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे लगता है वो डील लगभग फाइनलाइज हो गई है, और पाकिस्तान अपनी सेना को गाजा में भेजेगा। इस वजह से अमेरिका पाकिस्तान का हाथ थाम करके बैठा है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने 2018 में कहा था कि हमने करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान को दिए, और उन्होंने वो तमाम पैसा आतंकवादी गतिविधियों में लगा दिया। तो ये चीजें चेंज होती रहती हैं, और आप इस बात को मान के चलें कि जितने भी इनके एक्शंस हैं उनके लिए, उनसे निपटने के लिए बड़े बड़े दावे होते हैं। संजीव सर, बड़े बड़े दावे होते हैं, UN के अपने दावे, इंटरपोल के अपने दावे, FATF के अपने दावे टू कंट्रोल टेररिज्म। UN की तो विंग्स भी हैं, हम देखते हैं टेररिज्म को रेगुलेट करने के लिए। UNOCT की बात करूं, CTED की बात करूं, जिसमें मॉनिटरी फोर्स है, एक इम्प्लीमेंटेशन फोर्स है, रेगुलेशंस को गवर्न करने की बॉडी है, असिस्टेंस, स्ट्रेटजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये तमाम, ये एक शब्द भारी भरकम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये क्या ऑन ग्राउंड नहीं देख पा रहे हैं, और पाकिस्तान को कर्ब करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान जो कर रहा है हम देख रहे हैं, सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं, क्या UN की आंखें क्यों बंद है? ये UN सिर्फ अभी भांप रहा है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक इररिलेवेंट सा होता हुआ ऑर्गेनाइजेशन रह गया है, और इसके पास कोई किट तो पहले भी नहीं थे, कोई लॉ इन्फोर्समेंट के जो शक्तियां हैं वो UN के पास बिल्कुल अभी नहीं है। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को किस तरीके से अमेरिका और रशिया और जो महाशक्तियां, जो परमानेंट 5 हैं, जो पंच प्रधान हैं, वो राजनीति का अखाड़ा किस तरीके से बनाते हैं सबने देखा है। किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम रेजोल्यूशंस को एक दूसरे के वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए डिफीट किया जाता है। और हमने 2003 में जब अमेरिका ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय में इराक पे जो हमला हुआ था, उसमें तो UN को पूरी तरह से साइडलाइन किया गया। अभी वेनेजुएला में जो अमेरिका ने जो एक्शन लिया है, क्या उसकी जो परमिशन उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ली थी? नहीं ली थी। तो ये जो अमेरिका और इस तरीके की जो बड़े महाशक्ति जो P5 अपने आप को कहते हैं, उन्होंने ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई है। और जब तक उनका वो स्टेटस को बना रहेगा, जब तक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स नहीं होते, और भारत जैसे जो राष्ट्र हैं, जर्मनी, जापान जैसे जो राष्ट्र हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्र उसमें शामिल नहीं होते UNSC में, तब तक ये UNSC अपना रोल नहीं प्ले कर पाएगा। तो देखिए, UN की बात तो आप छोड़ ही दें, UN की कोई भूमिका वर्तमान समय में अभी दिखाई नहीं देती, चाहे वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, चाहे आतंकवादी क्यों ना हो। सिर्फ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं होता है, आपको ग्राउंड पर एक्शन लेकर के दिखाना होता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन करने में सक्षम नहीं है।
लेकिन मैं दूसरी बात पे आता हूं कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसने पाकिस्तान को बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद बता दिया था कि यदि आपने भविष्य में किसी तरीके की ऐसी हिमाकत की तो फिर आगे की जो कार्रवाई होगी उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। और वो जो कार्रवाई होगी सिर्फ आतंक के ठिकानों पर नहीं बल्कि उनके पनाहगारों पर भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि ये जो नया भारत है किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। आपके पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर को सेकेंडरी, थर्ड स्ट्राइक, फोर्थ स्ट्राइक, मल्टीपल स्ट्राइक करने के ऑप्शन भारत के पास मौजूद है। और पाकिस्तान का अस्तित्व भी जो है खतरे में पड़ जाएगा यदि उसने कोई ऐसी हिमाकत की। तो देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो नया भारत किसी भी तरीके की आतंक की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के प्रति इस नए भारत का अप्रोच जीरो टॉलरेंस का है। तो और यदि पाकिस्तान ने कोई हरकत की, FATF के पास इतनी क्या मजबूरी, अभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया, अभी भी ग्रे लिस्ट में। आपने UN को लेकर कहा कि UN को रिफॉर्म्स की जरूरत है, FATF को क्या जरूरत है? FATF के पास क्या इसकी डिटेल्स नहीं है क्या? उनके जो प्रतिनिधि है क्या वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो क्या रहा है? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत को छोड़ दीजिए, आप बांग्लादेश में देख लीजिए, आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, आप पड़ोसी मुल्कों में देख लीजिए, सब जगह तो यही कर रहा है ना संजीव सर। देखिए, FATF ने पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट में डाला और FATF में पाकिस्तान लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रहा है। और जाहिर है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये जो ट्रंप प्रशासन के द्वारा या पहले की भी जो एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं अनेकों बार उसको वहां से निकालने में अमेरिका की जो पाकिस्तान के संदर्भ में और आतंकवाद के जो पाकिस्तानी आतंकवाद के संदर्भ में जो डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसकी वजह से भी उससे मदद मिल जाती है और वो पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता है। और पाकिस्तान ने FATF की आंखों में धूल झोंकने के लिए कई दिखावे की कार्रवाई की है। जैसे कि आप हाफिज सईद को अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों से पूछें कि ये हाफिज सईद के बारे में क्या कहना है तो उनका वो तो मल्टीपल कन्विक्शंस हो चुके हैं, वो तो लंबे समय तक के लिए अंदर है, लेकिन वो अंदर किस तरीके से है, वहां पर 5 स्टार ट्रीटमेंट उसको मिलता है, हर तरीके से उसको सिक्योरिटी जो कवर है जेल के अंदर की जो सिक्योरिटी को उल्टा उसको एक सिक्योरिटी कवर के रूप में एक VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये जो पूरी स्थिति है वो FATF की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि FATF, सर आपने बहुत राइटली कोट किया और संजीत सर से मैं चाहूंगी इस पर जरा लाइट डालें। बहुत मशहूर लेखक है जॉन टेंस और उन्होंने लिखा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ना यहाँ पर प्यार है ना यहाँ पर जंग है, दोनों ही चीजें नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान का ऑब्सेशन मात्रा में कहना सही रहेगा कि कश्मीर से ऑब्सेशन इनका इस कदर है, भारत के खिलाफ इनका इस तरीके का एक सोच है कि ये किसी भी हद तक इसके लिए उतर जाएंगे। तो जी, जहां तक ये सवाल है कश्मीर का, कश्मीर तो एक जो है दोनों मुल्कों के बीच में एक हमेशा मुद्दा रहा है और ये मुद्दा जो है उस समय के प्रधानमंत्री अगर थोड़े दिन 1 महीना और रुक जाते तो मुद्दा शायद होता ही नहीं। लेकिन वो बात अगर हम मान भी लेते कि अगर कश्मीर का मुद्दा नहीं होता तो पाकिस्तान के जिस तरीके से वहां पे जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जरूर है लेकिन वहां पे चलती मिलिट्री की, और जिस भी देश में मिलिट्री के चलती है वो कोशिश मिलिट्री यही करती है कि कुछ ना कुछ मुद्दा ऐसा उठा के रखे जिससे उनकी अहमियत बढ़ी रहे। और वो पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ही बखूबी से, बहुत ही सही तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के माइंडसेट में, लोगों के माइंडसेट में ये डाल रखा है कि ये तो पाकिस्तान की आर्मी जो इतनी प्रोफेशनल है। जनता को भी छल रहे हैं क्या, आवाम को भी छल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जनता को तो छल ही रहे हैं। जो बाकी भारत का या अफगानिस्तान का क्या बिगाड़ सकते हैं, वो तो जब भी हमला करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नुकसान तो पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है जो महंगाई की लड़ाई में इतनी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि भारत सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं किया, भारत ने हमला जब किया है जब हमको जो है छेड़ा गया है। तो ये तो कार्रवाई जो है पाकिस्तान आर्मी हमेशा करती रहेगी। वो कभी भी कश्मीर के मुद्दे को शांति नहीं ठंडे बस्ते में नहीं डालेगी, क्योंकि जिस दिन कश्मीर का मुद्दा ठंडे बस्ते में डल गया या रिजॉल्व हो गया उस दिन पाकिस्तान आर्मी की अहमियत खत्म हो जाएगी। उनके जो जनरल जो घूमते हैं 5 स्टार, उनको ट्रीटमेंट मिलती है बाहर के मुल्कों में, उनको कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में उनके घर है, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो सहूलियत कहाँ मिलेगी? तो इसलिए ये तो आवाम के साथ
धोखा किया जा रहा है। और मेरा पॉइंट जो संजीव श्रीवास्तव भी कह रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि यूएन एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है और हमको अब यूएन की तरफ नहीं जाना चाहिए, ना ही हमको जो है इंतजार करना चाहिए कि जो ग्रे लिस्ट में डाले। हमको वो करना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट में है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये साबित कर दिया आने के बाद कि माइट इज द राइट, जिसके पास ताकत है वो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले भारत को ताकतवर बनना होगा, ताकि ये अगर एक बार भारत को इतना ताकतवर बन गया तो ये जो माइनर इश्यूज हैं ये सब अपने आप धीरे धीरे के खत्म हो जाएं। क्योंकि बाकियों को भी, आज बांग्लादेश भी भारत के साथ पंगा ले लेता है, कभी अफगानिस्तान लेता है, कभी नेपाल लेता है, कभी श्रीलंका, और तो चिकन नेक पर भी पाकिस्तान बड़ी आंख लगाए देख रहा है। चिकन नेक पर भी अगर चाइना को कहें इफेक्ट करने के लिए, चाइना को उकसाने के लिए, बांग्लादेश एक तरफ पाकिस्तान भी खड़ा है। पाकिस्तान भी उसमें आग में घी डालने की कोशिश कई दफ़ा कर चुका है। अब माथुर सर, ये आतंक की फैक्ट्री 2008 में हमने देखा था, समुद्र के रास्ते कैसे उन मासूम जिनको ब्रेन वॉश करके इन जिहादी आतंकियों ने भेजा था, उस समय क्या हुआ था 26/11 में हमने देखा था तटों पर कैसे वो हमारे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आए थे, लैस होकर के आए थे, और पूरा एक सुसाइडल बॉम्बिंग का पूरा एक खाका तैयार करके आए थे। और सिर्फ कहा जाए तो अगर एड्रेस किसी को करना है, किसी को इसकी जानकारी देनी है, ऑपरेशनल हर एक जानकारियां वो देते थे अपने आकाओं को, ये आतंकियों को, चाहे हाफिज सईद हो, जैश हो। तो सर, इन आतंकियों को लेकर के अगर पाकिस्तान ये पॉइंट रखता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये रखता है कि हम इन्हीं से परेशान हैं, तो बाहर क्यों नहीं निकाल देता है? कोशिश क्यों नहीं करता कि इन्हें बाहर निकाल दे? या तो एक कॉल रखे कि ये आतंकी जो है इनको पाल ही रहे हैं, सेना के साथ मिलकर के पाल रहे हैं, लेकिन अगर ये पॉइंट रखा जाता है पाकिस्तान को, तो ये क्या पूछा नहीं जाना चाहिए? अभी संजीव सर ने भी यही कहा और संजीत सर भी यही कह रहे थे कि यूएन को इसमें डालना ही नहीं चाहिए, हमें माइट इज द राइट वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए। डन। बट ये हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे पाकिस्तान पर प्रेशर बनाए कैसे? या तो प्रेशर बनाए या तो इनसे सीधे सीधे वन ऑन वन फाइट होनी चाहिए। ऋतु, पहले तो मैं आप एक छोटा सा कमेंट आपके इस बात पे कह दूं, वो चिकन स्नैक को हम चिकन स्नैक कहना थोड़ा सा बंद करें। वो चिकन स्नैक नहीं है, वो रेजर्स एज है। कोई उस पर हाथ लगाएगा तो उसका हाथ अलग कर दिया जाएगा, ये बात निश्चित मान के चलें। चिकन स्नैक की क्या अहमियत है हमारी सेनाओं को पता है, और हमारी सेनाएं पूरी तरह से सक्षम और तत्पर हैं उस चिकन स्नैक को रेजर्स एज में कन्वर्ट, मतलब इसको, ये कोई बहुत वल्नरेबिलिटी हमारी है इसका, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं, इस बात को तमाम लोग सब समझ लें। दूसरी बात, आपके जहां तक सवाल है, देखिए पाकिस्तान का रेलेवेंस ही इस तरीके से है। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि उनकी दो ही चीजें जो हैं वो पाकिस्तान को कभी भी इकट्ठा ला के खड़ी कर सकती हैं, वो कश्मीर का मुद्दा है और इंडिया, एंटी इंडिया रेटोरिक है। और वो दो चीजें जब तक पाकिस्तान की सेना अपने उनको एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह पाकिस्तान की फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। अब इन दोनों टेररिस्ट के जो इनके धड़े हैं, एक जो इनके पश्चिमी भाग में काम कर रहा है, चाहे वो टीटीपी हो या बीएलए को तो मैं टेरर ऑर्गेनाइज कहूंगा नहीं, वो टेरर ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन जो भी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर आघात कर रहा है उनके वेस्टर्न साइड में, उनको तो वो टेररिस्ट बोलना चाहते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न पाकिस्तान में भारत के खिलाफ हरकत कर रहा है उसको वो पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई वो तो आजादी है, और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इनका जब तक ये डबल स्टैंडर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव उनके ऊपर नहीं पड़ पा रहा है। और उसकी वजह मैं बता रहा हूं कि जब तक जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, माइट इज राइट जो संजीत सर ने कहा, वो बिल्कुल सही चीज है। अगर आपको शांति चाहिए तो वो शांति सिर्फ और सिर्फ शक्ति से आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाने की जरूरत है कि कोई आंख उठा करके आपकी तरफ नहीं देख सके। ये बिल्कुल साफ है और इसमें प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं कि 1980 से लेकर के जब पाकिस्तान ने एक स्टेट पॉलिसी के तौर पे टेररिज्म को अडॉप्ट किया था, तब से लेके आज तक सैकड़ों हमले भारत के ऊपर हो चुके हैं, सैकड़ों।
और उन सैकड़ों हमलों को हमने अगर सही समय पर सही प्रकार से रिस्पॉन्ड किया होता तो आज परिस्थिति ये नहीं होती जो मैं और आप आज डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं।